अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझे बताइएगा क्लियर है? ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हमारे पास मैक्सिमम जॉइनिंग हो गई है तो स्टार्ट करते हैं। और दरमियान में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने उसको नोट कर लेना है। एंड पे हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है डायग्नोसिस टेक्निक्स इन ईस्टर्न मेडिसिन। थोड़ा सा ओवरव्यू पहले कर लेते हैं तो फिर ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी रहे। ईस्टर्न मेडिसिन बेसिकली क्या है? ईस्टर्न मेडिसिन का मतलब है जो ईस्ट जो है एशिया के अंदर कह लें, या जो मशरकी एरिया है दुनिया का, उसके अंदर जो मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती है, जिस मेडिसिन सिस्टम की, जिस फ़िलासफ़ी पे, उसको हम कहते हैं ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम। अब ईस्टर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ आती हैं, जिनमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन सबसे इस टाइम पे पीक पे है, फिर आयुर्वेदा, और फिर जो है यूनानी मेडिसन या ग्रीक मेडिसन। तो ये तीन मेजर सिस्टम्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, तिब्बतन मेडिसन और बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, लेकिन मेजर यही तीन हमें नज़र आती हैं। अब इन तीनों की फ़िलासफ़ीज़ में सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है, बाकी सब का जो मेन कंसेप्ट है वो सेम है। अब हमने जो आज पढ़ना है टंग डायग्नोसिस, तो इसमें कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि आसान से, वैसे तो डिज़ाइन इस तरह किया कि आपको इजीली समझ आ जाए। और बाकी हमने साथ पढ़ना है पल्स डायग्नोसिस। इंशाल्लाह उसकी भी टर्म्स उर्दू में है, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको इजी करके समझा दूंगा, ठीक है? अब इनको समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। वो है डिज़ीज़ का कंसेप्ट, ठीक है? डिज़ीज़ क्या होती है तिब में या इन अदर फिलॉसफीज़, कि जब आपकी ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फिज़ियोलॉजिकली अपना फंक्शन सही से परफॉर्म ना करें, ठीक है? और इसके अलावा आप साइकोलॉजिकली, या आपके ऑर्गन्स ठीक हैं लेकिन आप साइकोलॉजिकली अनफिट हैं, सोशली अनफिट हैं, तो इसको हम कहते हैं डिज़ीज़। अब डिज़ीज़ की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें मेन वजह जो है वो एक टर्म यूज़ होती है ह्यूमर, उसका ख़राब हो जाना या उसकी अबंडेंस हो जाना। तो अब ह्यूमर के लिए अरेबिक में एक टर्म होती है खिल्त, उसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है ह्यूमर की, कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हम जो भी खाएं पिएं, ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं उसके नतीजे में जो हमारे ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट करके उसका एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, उस एंड प्रोडक्ट को हम कहते हैं ह्यूमर। यानी जो हमारा खाना है जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उस डाइजेशन के एंड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं ह्यूमर। तो ये यानी ऐसे बायोकेमिकल्स हैं जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, जिनमें अगर उनकी मेजरली या मैक्रो लेवल पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, और ये तीन है। बाकी वाटर इज़ नॉट ह्यूमर, और मिनरल्स एंड vitamins are not included in minerals. Basically these are under subdivision of carbohydrates, proteins and fats. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट की जब आगे माइक्रो लेवल पे क्लासिफिकेशन करें तो हमें पता है प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स और जो है पेप्टाइड्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आप करें तो ग्लूकोज मेजर एक कंपोनेंट है, बाकी और भी बहुत सी फॉर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स।
और इसी तरह फ़ैट की अगर अब बात करें तो उसमें फिर इसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो इस तरह से उनके आगे माइक्रो लेवल पे क्लासिफिकेशन होती है। तो हम उनकी फिजियोलॉजी पे तो नहीं जाएंगे, वो तो आप इसमें आपको खुद पता होनी चाहिए, या इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, अगर आप उनकी बारे में इतना नहीं पता ह्यूमर्स के बारे में। बहरहाल मैं ओवरऑल थोड़ा सा उसका व्यू दे दूं कि इनके लिए जो पुरानी टर्म्स यूज़ होती हैं अरबिक में, तो चार ह्यूमर्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में, जिनको हम अरबिक में कहते हैं, एक सौदा, एक सफ़रा, एक बलगम और एक दम, ठीक है। और इसके लिए इंग्लिश टर्म यूज़ होती हैं ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लैगम एंड ब्लड, ठीक है। ये चार जो है वो ह्यूमर्स होते हैं जो आफ्टर डाइजेशन एंड प्रोडक्ट बनते हैं खाने का, ठीक है। तो उस टाइम पे चूंकि अभी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह की क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने दौर के मुताबिक इसकी ये टर्म्स जो है वो यूज़ की थी। इनके फंक्शन वही हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के हमें पता है कि ग्लूकोज का काम क्या है, सेम फ्लैगम का काम है, ठीक है। फ्लैगम क्या करता है कि जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेन के लिए एक, और पूरी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है। और इसी तरह जो येलो बाइल है, ये एक तो ब्लड को थोड़ा पतला करता है ताकि ब्लड जो है वो नैरो से नैरो जो पाथवेज हैं उनसे गुजरे, कैपिलरीज से हर जगह, यानी ब्लड को पहुंचाता है। इसके अलावा बॉडी में हीटनेस का जो लेवल है वो मेंटेन रखता है, यानी बॉडी का जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म है उसको ठीक रखता है, और बॉडी में जो है वो कह लें टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता है, और एंटी माइक्रोबियल अफेक्ट देता है बॉडी में, ठीक है। और अगर आप बात करें ब्लैक बाइल की, तो ब्लैक बाइल जो है ये जॉइंट्स मूवमेंट करवाना, मसल मूवमेंट करवाना, ये इसका काम होता है। और ब्लड के अंदर इसका ये काम होता है कि ब्लड का जो है वो कह लें, या बॉडी का, इसने जितने भी ड्राई हमारे क्या लें रीजन्स हैं, या बॉडी में ड्राइनेस कॉज करवाना, ठीक है, ऑर्गन्स की शेपिंग करवाना, इसका काम होता है। और ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड पूरी बॉडी में हमें पता ट्रैवल करते हैं, और ये एक न्यूट्रिएंट्स लेके घूम फिर रहा था ब्लड, और हर ऑर्गन को उसकी ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट तकसीम करता है। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है। अब हमने आगे जब पढ़नी है पल्स वगैरह, तो इनमें अब ये होता है कि जब एक कोई ह्यूमर डोमिनेट कर जाए, लाइक अगर फ्लैगम नॉर्मल से ज़्यादा, अच्छा ये चारों अगर बैलेंस में रहें तो कोई मसला नहीं होता, बॉडी ठीक वर्क कर रही होती है। अगर इनमें से कोई एक ज़्यादा हो जाए तो वो फिर बाकी तीनों का बैलेंस भी ख़राब करता है। लाइक अगर फ्लैगम जो है वो डोमिनेट कर जाए तो क्या होगा कि येलो बाइल पे भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा और ब्लैक बाइल पे भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इनके आप टेम्परामेंट भी याद रख लें। फ्लैगम जो है इसका टेम्परामेंट होता है कोल्ड एंड मॉइस्ट, और जो ब्लैक बाइल है इसका टेम्परामेंट होता है कोल्ड एंड ड्राई, और जो येलो बाइल है इसका टेम्परामेंट होता है हॉट एंड ड्राई, और जो है हमारे पास ब्लड, इसका टेम्परामेंट होता है हॉट एंड मॉइस्ट। इनकी एक एक डोमिनेंट क्वालिटी है। फ्लैगम की डोमिनेंट क्वालिटी मॉइस्टनेस है, यानी फ्लैगम का मेन काम मॉइस्टनेस है, ठीक है, सेलुलर लेवल से लेकर ऑर्गन लेवल तक। और इसी तरह अगर येलो बाइल की बात करें तो इसका मेन काम जो है वो हॉटनेस है, बॉडी के अंदर लेके आना, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देना और ग्रोथ करवाना बॉडी की। और जो ब्लैक बाइल है इसका काम है, ये इसका जो डोमिनेंट क्वालिटी है वो ड्राइनेस है, और इसका काम है मूवमेंट करवाना, ठीक है, बॉडी की सेलुलर लेवल से लेकर ऑर्गन लेवल तक। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डायग्नोसिस की तरफ। तो इसमें हर एक के आगे जब ये डोमिनेट करता है तो कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले सेशन में पढ़ेंगे कि अगर फ्लैगम डोमिनेट कर जाए तो उसके क्या सिम्टम है, ब्लैक बाइल डोमिनेट कर दिया तो उसके क्या सिम्टम है येलो बाइल के, और इस तरह ब्लड के। तो अब आते हैं टंग डायग्नोसिस पे। अब टंग जो है इसके लाइक आप में से मोस्टली जो है लास्ट टाइम जो हमारी ऑक्यूपंक्चर वर्कशॉप थी उसमें इंक्लूडेड थे।
तो हमने बात की थी उधर मेरिडियंस की, आपको याद हो तो मेरिडियंस एनर्जी पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू एनर्जी ट्रैवल करके जाती है ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो टंग का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इन तमाम मेरिडियंस के साथ और पूरी बॉडी के साथ, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है डायग्नोसिस के लिए कि हम टंग को देख के बताएं कि बॉडी के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब टंग का ये आपको एक पिक्चर शो हो कि क्लास, ये टंग की क्लास रीजनल कह लें कि डिवीजन है कि टंग का ये रीजन इस ऑर्गन को शो करता है या इस ऑर्गन की कंडीशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। लेकिन अगर आप टंग की टिप की, तो ये डिनोट करती है हार्ट को। यानी अगर टंग की टिप में कोई अबनॉर्मेलिटी आएगी, वो हम देखेंगे किस तरह की अबनॉर्मेलिटी आती है, तो हम कहेंगे कि ये हार्ट का इशू। इस तरह फिर लंग का एरिया है, देन साइड्स पे लिवर एंड गाल ब्लैडर एरिया है, दरमियान में स्प्लीन एंड स्टमक है, और लास्ट पे किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन्स का एरिया। तो ये एरियाज याद करना ज़रूरी है कि इन एरियाज़ में स्पेसिफिक हम बता सकते हैं कि ये इस स्पेसिफिक एरिया में इशू है, तो इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर जो ऑर्गन जिसके साथ इसका रिलेशन है उसका मसला होगा, ठीक है। तो ये टोटल इसमें कितने हमारे पास हार्ट चैनल है, लंग चैनल है, स्प्लीन, किडनी एंड ब्लैडर, ये मेजर जो है वो चैनल इसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के। अब टंग डायग्नोसिस में सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो अप्रोप्रिएट सनलाइट, के एक जो है वो इनफ लाइट सोर्स हो हमारे पास ताकि बिल्कुल ठीक हमें टंग का कलर वगैरह नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट जो सोर्स है वो सनलाइट है। लेकिन ज़ाहिर बात है अब एडवांस दौर है, इधर कमरों में क्लिनिक्स होते हैं, तो बंद कमरे होते हैं, तो इधर तो सनलाइट का कोई सोर्स है नहीं, तो इसलिए फिर एक टॉर्च लाइट आपके पास होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करें ड्यूरिंग टंग डायग्नोसिस। दूसरा ये कि टंग की जो पोजीशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि आपने देखा होगा बाज़ का तब डॉक्टर के पास जब डॉक्टर कहते हैं ज़ुबान निकालो और फिर वो कहता है पूरी ज़ुबान बाहर निकालो, मुंह ज़्यादा खोलो, इस तरह का आपने कुछ नहीं करना। आप एक रिलैक्स मैनर में जो जिस तरह से उसकी टंग बाहर आए, जितनी आए, उसी को आपने ऑब्ज़र्व करना है। उससे ये नहीं कहना कि एक्सटेंड करो, जब आप एक्सटेंड करेगा तो फिर वो एग्जैक्टली टंग डायग्नोसिस में आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा। तीसरा ये कि वो कुछ खा पी के ना आया हो, कम से कम भी 4 घंटे की ब्रेक हो उसके लास्ट टाइम के खाने में, क्योंकि जब वो हम जो कुछ खाएं पिएंगे उसका ज़बान पे कलर आ जाता है, थोड़ा बहुत उसका अफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए जब कुछ खा पी के पेशेंट आएगा तो आप जो है सही से टंग डायग्नोसिस नहीं कर सकेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये कि ब्रश भी ना करके आया हो, ठीक है। ब्रश जब वो करेगा तो ज़ाहिरी बात है वो कोटिंग वगैरह जो टंग के ऊपर होती है या उसके जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट आप सही से डायग्नोस नहीं कर पाते टंग को। फिर जो है सीज़न का भी आपने एक एस्पेक्ट जहन में रखना होता है कि इस टाइम जब आपके पास पेशेंट आया तो उस टाइम पे सीज़न कौन सा चल रहा है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, ठीक है, बहार है या ख़ज़ां है। तो गर्मियों में मोस्टली ये होता है कि थोड़ा टंग पे एक डैम्पनेस होती है, एक नमी होती है, और एक थिक एंड लाइट येलो कलर की कोटिंग एक नेचुरली होती है सीज़न के इफेक्ट की वजह से। इसी तरह अगर आप खिज़ां की बात करें तो इसमें जो टंग कोटिंग है वो थिन होती है, बहुत बारीक सी होती है, और टंग थोड़ी ड्राई होती है। और अगर आप विंटर की बात करें तो इसमें भी जो है वो डैम्पनेस होती है, लेकिन इसमें भी जो टंग कोटिंग है वो लाइट येलो कलर की नहीं होती, जस्ट वाइट कोटिंग होती है। और अगर आप स्प्रिंग की बात करें, बहार की बात करें, तो इसमें टंग वैसे नॉर्मल ही होती है। तो इसके बाद टाइम ऑफ द डे भी जो है वो मैटर करता है कि इस जब आपके पास पेशेंट आया तो उस टाइम को क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपको याद हो कि हमने एक एनर्जी का पाथवे पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि इतने बजे से इतने बजे तक इस ऑर्गन की एनर्जी फ्लो करती है। तो ये कंसेप्ट है टाइम ऑफ डे में कि एक ख़ास टाइम में एक ख़ास ऑर्गन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। लाइक अगर सुबह टाइम की बात करें, सुबह 5 से 7, तो इस टाइम लंग्स का चैनल एक्टिवेट होता है या आपके ब्रेन का चैनल एक्टिवेट होता है। दैन अगर आप 7 से 9 की बात करें तो स्प्लीन का चैनल होता है। तो इस तरह
टाइम पीरियड, आपको एक वो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपको पता होना ज़रूरी है, उस टाइम पे उस ऑर्गन की एक नेचुरल पावर ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है, तो टंग पे उसका थोड़ा असर आ जाता है। फिर पेशेंट की एज को भी आपने देखना होता है कि जो एल्डर एज ग्रुप है उसमें होता ही है कि उनमें कुव्वत की कमी होती है, हरारत की कमी होती है। ची का मतलब है एक कुव्वत, एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी उनमें वैसे ही डाउन होती है। दूसरा ये है कि ब्लड डेफिशिएंसी, ये दोनों एनर्जी का कम होना और ब्लड की डेफिशिएंसी होना ये कॉमन है एल्डर जो एज ग्रुप है उसमें। तो इसलिए ऐसे लोगों की जो टंग है वो मतलब होती ऐसी है, ड्राई और क्रैक्स उसमें होते हैं। और अगर आप बच्चों की ज़बान देखें तो बच्चों की ज़बान पे एक नेचुरली एक एज की वजह से उनकी एक वाइट थिक कोटिंग होती है जो इजीली रिमूव भी हो जाती है, और पील्ड टंग होती है, मतलब कि वो आसानी से, यानी कि उनकी वो जो कोटिंग है वो उतरती रहती है। तो बच्चों की आप अगर ज़बान देखें तो इस तरह की होती है। और अगर आप ओवरवेट पेशेंट की बात करें तो उनमें डैम्पनेस ज़्यादा होती है, फ्लेगम ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनकी जो टंग है वो एक तो साइज़ में भी थोड़ी बड़ी होती है, और दूसरा के कलर जो है ना ऐसे पेशेंट्स की टंग का थोड़ा लाइट होता है। और इस तरह थिन पेशेंट की अगर आप बात करें तो उनकी जो टंग है वो थोड़ा ज़्यादा रेडिश होती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे मूव करते हैं। फिर हमने अब देखना है कि टंग के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करनी है। फर्स्ट वन जो है वो टंग बॉडी कलर है, कि टंग का कलर हमने देखना होता है। फिर टंग की जो बॉडी है उसकी शेप देखनी होती है कि किस शेप की है। फिर टंग बॉडी फीचर्स देखने हैं, देन टंग बॉडी मॉइस्चर देखना है, देन टंग कोटिंग, एंड देन टंग कोट की थिकनेस, एंड देन टंग बॉडी क्रैक्स देखने हैं, एंड देन लास्ट पे कोट की रूट देखनी है। तो ये वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। दो आज पहलू डिस्कस करेंगे, बाकी के हम इसी तरह दो दो तीन तीन हर वीक जो सेशन रखेंगे उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले अगर बात करें टंग बॉडी कलर की, तो इसमें हमारे पास वेरियस कलर्स हमारे पास टंग में शो हो रहे होते हैं। जो नॉर्मल टंग का कलर है वो थोड़ा पिंक है और लाइट रेड है, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा रेड और ना बहुत ज़्यादा पिंक। तो ये एक नॉर्मल कलर है, पिंक या फिर लाइट रेड। और अब नॉर्मल कलर्स की बात करें तो पहला जो अब नॉर्मल कलर टंग पे आता है वो पर्पल है। अब पर्पल कलर जो है ना ये हीटनेस को भी डिनोट करता है और कोल्डनेस को भी डिनोट करता है। अब पर्पल में अगर वो रेडिश पर्पल हो तो फिर ये शो करता है कि ब्लड स्टैग्नेशन है या फिर बॉडी के अंदर हीट का लेवल ज़्यादा है। बॉडी के अंदर हीट के लेवल से क्या मुराद है कि बॉडी के अंदर जो है आपके पास फैटी एसिड्स या आप कह लें येलो बाइल, उसका कंटेंट बॉडी के अंदर ज़्यादा है। फिर अगर डार्क रेडिश पर्पल हो तो और साथ में ड्राई टंग हो तो ये शो करता है डिहाइड्रेशन को, डिप्लीटेड फ्लूइड्स को शो करता है। और जाहिर बात है जब बॉडी के अंदर एक्सेस हीट होगी तो हमें पता है कि जब एक कॉमन सेंस की बात है कि ज़्यादा हीट में जो फ्लूइड्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो सेम लाइक डिहाइड्रेशन में यही होता है। और अगर लाइट पर्पल हो, ब्लूइश पर्पल हो या ग्रीनिश पर्पल टंग बॉडी कलर हो तो ये कोल्डनेस को भी शो करता है और ब्लड स्टैग्नेशन को भी शो करता है। तो दूसरा जो अबनॉर्मल कलर आता है वो रेड टंग बॉडी है। अब रेड टंग बॉडी जो है ना ये नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा डार्क होती है और ये डेफिशिएंसी को भी शो करती है और एक्सेस को भी शो करती है हीटनेस की, ठीक है। अब रेड टंग बॉडी के साथ अगर थिक येलो कोटिंग हो, थिक का मतलब ज़्यादा येलो कोटिंग हो, और या फिर कोटिंग ना हो लेकिन बर्ड्स जो उसके हैं वो स्वॉलन हो, ठीक है, या स्वॉलन गम्स हो, तो ये शो करते हैं बॉडी के अंदर एक्सेस हीट है, यानी बॉडी के अंदर येलो बाइल का कंटेंट ज़्यादा हो गया। बॉडी के अंदर जो कह लें कि इस टाइम पे कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी एक्टिव हुई हुई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट बॉडी एंटी माइक्रोबियल वर्क कर रही है। तो दूसरा जो रेड टंग बॉडी की दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि अगर रेड टंग बॉडी हो लेकिन साथ में
स्वोलन बर्ड्स वाली सिचुएशन ना हो और थिक येलो कोट भी ना हो, बल्कि ब्राइट शाइनी कोट है, या बिल्कुल लिटिल कोट हो, या बिल्कुल कोई कोटिंग हो ही ना, तो ये हीट की डेफिशिएंसी को शो करता है। हीट की डेफिशिएंसी बेसिकली शो करती है कि बॉडी के अंदर जो है वो मॉइस्टनेस का लेवल बढ़ गया और बॉडी स्लो हो गई है, क्योंकि हीटनेस जो है ये बॉडी को एक्टिवेट रखती है। जब हीटनेस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी स्लो हो जाती है, बॉडी का जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और फिर डिजीज़ की तरफ आ जाती है। क्योंकि हीट हमने देखा कि नॉर्मल हीट का काम क्या है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देना। तो जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो हीट की डेफिशिएंसी में होते हैं, ठीक है। तो जब ये वाली आपके पास रेड टंग बॉडी और साथ में कोई कोटिंग नहीं है या बिल्कुल लिटिल कोटिंग है, इस सिचुएशन में है, तो आपने समझ जाना है कि पेशेंट की जो है वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है और ये इन्फेक्शन सस्पेक्टेड पेशेंट है। और अगर रेड टिप हो उसकी, यानी बाकी ज़बान तो नॉर्मल है लेकिन सिर्फ उसकी जो टिप है वो नॉर्मल से ज़्यादा रेड हो, ये अक्सर हो भी जाती है जब आप तेज़ मिर्च वाली कोई चीज़ ले लें, तो तब आपने देखा होगा अक्सर जो है ना वो ज़बान रेड हो जाती है आगे से टिप से। तो ये बेसिकली शो करती है एक्सेसिव हीट को हार्ट रीजन में, यानी हार्ट के अंदर जो हीट है ना वो बढ़ जाती है। हार्ट के अंदर हीट बढ़ने से क्या मुराद है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर अगर स्कारलेट टंग बॉडी है, स्कारलेट टंग बॉडी से क्या मुराद है, स्कारलेट टंग बॉडी से मुराद है, स्कारलेट एक कलर होता है जो कह लें कि रेड से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। तो ये भी अगर हमारे पास शो हो और साथ में टंग जो है वो उसकी पीलिंग भी हो, यानी उसकी जो कोटिंग है वो आसानी से उतर जाए, ठीक है, या फिर जो है वो शाइनी उसकी कोटिंग हो, थोड़ी उसमें कोटिंग में चमक हो, तो ये जो है वो शो करता है यिन डेफिशिएंसी को। यिन डेफिशिएंसी से क्या मुराद है, हीट की डेफिशिएंसी, सॉरी कोल्ड की डेफिशिएंसी, के इससे मुराद है कि हीट की एक्सेस, ठीक है। ये सारी बात है। यिन का मतलब है कोल्ड, तो जब कोल्ड की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है कि हीट की डोमिनेंसी है। और इसके अलावा जो है यही उन्होंने बताया कि हार्ट रीजन की या लंग रीजन की ये स्पेसिफिक शो करता है डिजीज़, स्कारलेट टंग बॉडी। फिर डार्क रेड टंग बॉडी की अगर आप बात करें तो ये रेड जो है ना ये स्कारलेट से भी ज़्यादा, यानी बिल्कुल ही रेड कह लें, जो प्योर रेड है, क्रिम्सन कलर है, तो ये इंटरनल इंजरी को शो करता है, लाइक जैसे पाइल्स वाली सिचुएशन है या कोई ट्रॉमा है, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये ब्लड की एक्सेस को शो करता है, ठीक है, और ब्लड स्टैग्नेशन को भी शो करता है। डार्क रेड टंग बॉडी वाली थोड़ी एक कह लें कि ख़तरनाक सिचुएशन है। इसमें पेशेंट जो है ना अगर डिजीज़ पेशेंट है तो इसका मतलब है कि वो एक क्रोनिक जो है ना वो स्टेट में है। 1 मिनट मैं ज़रा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ क्योंकि बैटरी लो है, दरमियान में बंद ना हो जाए। देन अगर आप बात करें अगले अबनॉर्मल कलर की, अच्छा इसी में रेड डार्क रेड टंग बॉडी में आगे 2 सिचुएशन और हैं कि अगर डार्क रेड के साथ रेड स्पॉट्स भी हों, थिन कोटिंग भी हो, तो ये डैमेज शो करता है कि इसको यिंग, यिंग का मतलब होता है ब्लड लीक होता है कह लें, ठीक है। तो यानी ब्लड जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं या ब्लड प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं उनकी इंजरी को शो करता है अगर टंग पे रेड स्पॉट्स आपको मिलें।
दूसरा ये कि जब ये वाली सिचुएशन हो उस टाइम पे इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं चल रही होती है। फिर अगर टंग बॉडी रेड है और साथ में क्रैक्स भी हैं, ठीक है, और साथ में कोटिंग भी बहुत कम सी है या बिल्कुल है ही नहीं, तो ये हीट की डेफिशिएंसी को शो करता है ड्यू टू इंटरनल इंजरी। तो यानी जो डार्क रेड कलर है, अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये इंटरनल इंजरी को शो करता है और ये एक क्रोनिक कह लें कि स्टेट को शो करता है। देन अगर आप पेल टंग बॉडी की बात करें, यानी येलो हो गया, तो ये बेसिकली बता रहा होता है कि जो ब्लड है या हीट है, हीट की कमी को बता रहा होता है बेसिकली ये, ठीक है। और ची की डेफिशिएंसी को, यानी एनर्जी की डेफिशिएंसी को। तो जब पेल टंग बॉडी होती है तो उस टाइम पे बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो लो चल रहा होता है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइट कौन सी है भला? माइटोकॉन्ड्रिया। हर पूरी बॉडी सारी बात है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बने हैं, टिश्यू सेल से। तो सेल का जो मेजर पार्ट है एनर्जी प्रोडक्शन का या पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जब ये आपके पास हम बात करते हैं ना ची डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कम बना रहा है, ठीक है, यानी सेलुलर लेवल तक आप बात करते हैं। तो अगर पेल टंग बॉडी हो तो इसका मतलब है कि एनर्जी बॉडी को सही से नहीं मिल रही। दूसरा ये कि अगर पेल टंग बॉडी है और साथ में मॉइस्ट भी है, टेंडर भी है और थोड़ी स्वॉलन भी है, तो ये शो करता है यांग कोल्ड को, ठीक है। अब यांग बेसिकली होता है हीटनेस और कोल्ड होता है, जाहिर बात है कोल्ड का तो हमें नेम से पता चल रहा है। तो अब यांग कोल्ड का क्या मतलब है? अब इसको आप ऐसे समझें कि आपको पता है इस्लामिकली अगर इसको मैं आप समझाऊँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में उन्होंने डाला नमरूद ने, तो उनके लिए आग ठंडी होगी, आग सलामती वाली होगी बेसिकली। तो ये बेसिकली हीट जो है ना, या जो कह लें हॉटनेस है, ये दो तरह की होती है। एक हॉट असल वाली हॉट होती है और एक हॉट कोल्ड वाली होती है, यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाती, उस हॉटनेस के अंदर भी कोल्डनेस होती है। तो ये वो वाली कोल्डनेस है। ये अब एक बहुत वास्ट टॉपिक है क्वालिटीज़ का, हॉटनेस क्या होती है, कोल्डनेस क्या होती है। इस पर भी हम एक पूरा सेशन करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि बेसिकली हॉटनेस का रोल क्या है बॉडी में, हर ऑर्गन की नॉर्मल हेल्थ में, और इस तरह कोल्डनेस का क्या रोल है। फिर अगर पेल थिन टंग बॉडी हो तो ये वैसे आम तौर पे ये वही बात जो हमने पहले की है कि बॉडी के अंदर लो एनर्जी लेवल या ब्लड डेफिशिएंसी को शो करता है। फिर ग्रीन टंग बॉडी जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में ही ये ग्रीन टंग बॉडी शो होती है, बहुत रेयर केसेस में, यानी किसी ने पॉइजन इनटेक किया है या उसको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है या कोई उसे बहुत ज़्यादा क्रोनिक बीमारी है, तो ये सिर्फ उस सूरत में ही हमें टंग का कलर मिलता है। और फिर टंग बॉडी शेप की बात करें तो कलर्स में बस आपके पास यही है, पर्पल, रेड, पेल एंड ग्रीन, ठीक है। ग्रीन बहुत रेयर है, यानी ये सिर्फ बहुत क्रोनिक सिचुएशन में, डेडली सिचुएशंस में ही मिलता है। फिर अब आ जाए टंग बॉडी शेप्स पे। अब बॉडी शेप जो है टंग की, ये ब्लड की हालत हमें बताती है, या फिर जो यिंग ची है, यिंग ची हमने बात किया था, वो एनर्जी जो ब्लड बनाती है, ठीक है, उसकी स्टेट बताती है और एक्सेस या डेफिशिएंसी की कंडीशंस बताती है। तो अब सबसे पहली जो शेप है टंग की वो स्टिफ है। अब स्टिफ हमें नेम से जाहिर मतलब हो रहा है कि स्टिफ मतलब थोड़ी अकड़ी हुई, ठीक है, थोड़ी उसमें यानी अकड़ हो, रिजिड टंग हो। ये यानी बहुत मुश्किल से मूव होती है, यानी आगे को भी बहुत मुश्किल से आती है, पीछे को भी मुश्किल से जाती है, साइड टू साइड भी मूव करना तो बहुत मुश्किल होती है। और स्पीच एबनॉर्मेलिटीज़ भी इसकी वजह से हो जाती हैं, लाइक स्लरिंग या मम्बल्ड स्पीच। तो स्टिफ जो टंग है ये एक्सेस की इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन वो एक्सेस में है, या बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है ना वो एक्सेस स्टेट में, यानी ये डेफिशिएंसी को शो नहीं करता। ये हमेशा क्रोनिसिटी को शो करता है कि कोई डिजीज़ चल रही है तो वो भी बहुत पीक पे है, ठीक है। और इसके अलावा
इन्होंने कहा कि ऑफन वन ऑफ इंटरनल विंड से मुराद है कि ब्लैक बाइल, ठीक है। ब्लैक बाइल हमने स्टार्ट में बात की कि इसका काम होता है मूवमेंट करवाना, ठीक है, मसल्स की, और इसके अलावा बॉडी के अंदर ड्राइनेस प्रोड्यूस करना। तो स्टिफ टंग बेसिकली जो है वो ड्राइनेस को शो करती है। अब स्टिफ टंग के साथ अगर ब्लूइश पर्पल टंग बॉडी हो तो ये विंड जो स्ट्रोक होता है, यानी कह लें कि कोई वबाई बीमारी, ठीक है, लाइक जैसे कोविड आया था तो ये एक वबाई बीमारी थी हवा के अंदर, यानी इसके असरात थे ना, तो इसी तरह कोई भी वबाई बीमारी है तो उसको शो करती है। एक तो स्टिफ टंग हो, साथ में ब्लूइश पर्पल हो, तो ये जो लोग भी वबा से अफेक्टेड होते हैं, वायरल डिजीज़ से, तो ये ऐसे पेशेंट्स में ये हमें टंग देखने को मिलती है। और अगर स्टिफ टंग है और साथ में ब्राइट रेड टंग बॉडी है तो ये हार्ट के अंदर हीट की एक्सेस को शो करती है। और इसके अलावा ये आपकी, ये आगे वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, पेरिकार्डियम डिस्टर्बिंग द शन कहते हैं रूह को, तो यानी ये आपकी एक स्पिरिचुअलिटी की डिस्टर्बेंस को शो करती है। फिर ये अक्सर आपने देखा होगा रात को आपकी ज़बान भी ऐसे अक्सर हो जाती है 12-1 बजे, आम नॉर्मल बंदे की भी, आप सोए होते हैं और आपकी ज़बान ऐसे जैसे लॉक हो गई है, तो ये बेसिकली स्पिरिचुअलिटी प्रॉब्लम को शो करती है। फिर जो है स्टिफ टंग है और साथ में थिक स्टिकी टंग कोटिंग है, तो ये फ्लैगम की जो है वो अबंडेंस को शो करती है, यानी हार्ट के अंदर, सिर्फ हार्ट में स्पेसिफिक फ्लैगम का लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरी जो शेप है वो फ्लैक्सिड। फ्लैक्सिड का मतलब है स्टिफ का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो गई है, तो ये वीक होती है। और ये उसके बिल्कुल यानी कह लें ऑपोजिट है, जिस तरह वो एक्सेस को शो करती थी तो ये वीकनेस को शो करती है, स्ट्रेंथ की कमी को शो करती है, डेफिशिएंसी को शो करती है। तो जब बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हीट जब ज़्यादा होती है, तो हमने ऊपर भी बात किया कि कॉमन सेंस की बात है कि जब हीट ज़्यादा हुई है नॉर्मल से, तो इसने बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको ड्राई कर देना, पकड़ के उनको डैमेज करना है, ठीक है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में हमें फ्लैक्सिड टंग मिलती है। और अगर फ्लैक्सिड टंग के साथ पेल कलर हो टंग का, तो ये ची का मतलब है एनर्जी, जो हमने ऊपर बारहा बात कर चुके हैं, तो उसकी कमी को शो करती है या ब्लड डेफिशिएंसी को शो करती है। फिर फ्लैक्सिड टंग अगर डार्क रेड है, ड्राई और क्रैक्स भी हैं, तो फिर ये एक्सट्रीम इंजरी को शो करती है, ब्लड वेजल्स की इंजरी को। और फ्लैक्सिड टंग बॉडी है और साथ स्कारलेट टंग बॉडी है, मतलब रेड कलर है, तो ये जो है वो एग्जॉशन ऑफ यिन को शो करती है। एग्जॉशन ऑफ यिन का से क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो कोल्डनेस वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से जब ज़ाहिर बात है उन्होंने नॉर्मल से ज़्यादा काम करना है तो उन्होंने थक जाना है, कॉमन सेंस की बात है। तो जब ये यानी कि थकन को शो करती है फ्लैक्सिड टंग, और साथ में अगर रेड भी हो तो। फिर स्वोलन टंग की बात करें तो स्वोलन एक लार्ज टंग बॉडी होती है, नॉर्मल से ज़्यादा लार्ज होती है, ये भी एक्सेस को भी बताती है और डेफिशिएंसी भी। तो अगर स्वोलन टंग हो और साथ में पेल कलर हो तो ये ची डेफिशिएंसी को शो करती है, यानी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल की कमी को शो करती है। फिर स्वोलन टंग साथ में ब्राइट रेड कलर हो और थोड़ी टंग में पेन भी हो, तो ये जो है वो हार्ट या स्प्लीन हीट की अबंडेंस को शो करती हैं। और इसके अलावा ये एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी इस तरह की टंग हमें मिलती है देखने को। फिर बिग और एनलार्ज्ड टंग, यानी ये स्वोलन नहीं होती, वैसे बड़ी टंग होती है नॉर्मली, तो ये फ्लैगम या डैम्पनेस या वाटर स्टैग्नेशन से क्या मुराद है कि एक नॉर्मल वाटर का फ़्लो चल रहा है, हर ऑर्गन उसको यूज़ कर रहा है, तो जब कहीं उस फ्लो में कोई रुकावट आ जाए, लाइक जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपका जो नॉर्मल वाटर रेगुलेटरी पाथवेज है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वाटर स्टैग्नेशन से मुराद है कि वाटर के नॉर्मल फ्लो में कोई रुकावट आ जाना, तो ये एनलार्ज टंग उसको शो करती है। अब एनलार्ज टंग के साथ अगर पेल बॉडी हो और मॉइस्ट कोटिंग हो तो ये स्प्लीन या किडनी की हीट डेफिशिएंसी को शो करती है, यानी स्प्लीन और किडनी
की प्रॉब्लम को शो कर रही होती हैं। बाकी स्पेसिफिक टू एरिया भी होगी कि वो किस एरिया में एनलार्ज है। ये अक्सर आपको ये किडनी पेशेंट की टंग हमेशा पीछे से ना थोड़ी एनलार्ज ही मिलती है। फिर एनलार्ज टंग रेड बॉडी हो और ग्रीसी येलो कोट हो तो ये स्प्लीन या स्टमक के इन्फेक्शन को शो करती है। ठीक है, अब हाफ टंग आपकी ठीक है लेकिन हाफ स्वोलन है तो ये जनरल वीकनेस को शो करती है। और हैमर शेप यानी हथौड़ी की तरह की, तो ये इसमें ये होता है कि फ्रंट हाफ जो टंग का है या तीसरा हिस्सा जो टंग का है वो एनलार्ज होता है और बाकी का बिल्कुल जो है वो स्मॉल होता है। तो हैमर शेप जो टंग है वो स्प्लीन या स्टमक या किडनी के प्रॉब्लम को, वीकनेस को, ठीक है, या इन्फेक्शन को शो करती है। दूसरा ये कि ऐसी टंग मोस्टली जो है ना सीरियस हालत, तो सीरियस डिजीज़ में ही हमें मिलती है देखने को। और ये जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट हैं उनमें भी ये टंग अक्सर देखने को मिलती है, लाइक अल्जाइमर या पार्किंसन वगैरह में। फिर यह कि लोकल स्वेलिंग है एक साइड पे और एक साइड बिल्कुल ठीक है। तो अगर लोकलाइज्ड स्वेलिंग है और नॉर्मल टंग बॉडी है तो ये तो जनरल जो है ना वो एनर्जी की डेफिशिएंसी का बताती है। और लेकिन अगर लोकलाइज स्वेलिंग है और साथ में रेड टंग बॉडी कलर है तो ये फिर ब्लड स्टैग्नेशन को भी शो करती है। और अगर बाकी दरमियान से टंग नॉर्मल है लेकिन साइड्स से जो है ना वो स्वॉलन है, तो हमने देखा था साइड्स वाला जो रीजन है स्टार्ट में ही वो लीवर एंड गाल ब्लैडर का होता है। तो ये जाहिर बात है फिर लीवर एंड गाल ब्लैडर के प्रॉब्लम को ही शो करती है। फिर ये कि जो टिप है वो स्वॉलन है या सेंट्रल सरफेस स्वॉलन है, बाकी टंग जो है ना वो नॉर्मल है। तो ये हमने ऊपर देखा था कि जो टिप से ऊपर वाला एरिया है वो लंग का और टिप वाला एरिया जो है ना वो हार्ट का है। तो ये उन्हीं का ही बेसिकली प्रॉब्लम शो करती है कि क्रोनिक कोई लंग डिजीज़ है या लाइक अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो इन डिजीज़ में ही आपको ये टंग देखने को मिलती है कि टिप और उससे थोड़ा सा जो ऊपर वाला रीजन है वो स्वॉलन होता है। ठीक है, और स्वॉलन एजिस की अगर आप बात करें तो ये शो करते हैं स्प्लीन की डेफिशिएंसी ऑफ यांग। यानी स्प्लीन क्या काम करती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है। तो यानी जब स्वॉलन एजिज हों तो स्प्लीन के प्रॉब्लम को शो करती है ये, यानी ब्लड डेफिशिएंसी को शो करती है। और स्वॉलन टिप यानी बाकी सारी नॉर्मल है, सिर्फ टिप स्वॉलन है तो सारी बात है ये हार्ट प्रॉब्लम का बताएगी। और अगर शॉर्ट टंग हो और कॉन्ट्रैक्टेड हो तो ये यानी पेशेंट सही से पूरी टंग दिखा ना सके हमें, तो ये बहुत सीवियर डिजीज़ को शो करती है। हमेशा क्रोनिक डिजीज़ में ही ये शो होती है। और इसमें आगे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो आपको जब फाइल मिलेगी तो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फिर अगर लॉन्ग पल्स है तो ये इसमें ये होता है कि यानी बाहर निकालना तो टंग को आसान है लेकिन वापस टंग को बैक माउथ में लेके जाना, रिट्रैक्ट करना, ये मुश्किल होता है। तो ये इंटीरियर एक्सेस को शो करती है, हीट को, हार्ट फायर को या फ्लैकम फायर को, जो हार्ट के प्रॉब्लम यानी मोस्टली ये हार्ट प्रॉब्लम का ही बताती है। और इसके अलावा ये नंबनेस वगैरह जब हो रही होती है हाथ पाँव में या लिम्स में तो उसमें भी हमें ये लॉन्ग पल्स मिलती है। फिर यह कि ये हमने देख लिया फ्रंट स्वॉलन और थिन जो है ये भी देख लिया हमने। तो टंग के पहले दो पैरामीटर आज के लिए मेरे ख्याल काफ़ी हैं क्योंकि फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, अभी आगे बहुत कुछ इसका पढ़ा हुआ है तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे टंग बॉडी फीचर्स। तो इस पे आप प्रैक्टिस भी करें, इसकी गूगल से पिक्चर्स भी देखें, आपको मिल जाएंगी तो आप इसको जो है ना वो देखिएगा एक दफ़ा। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है ना वो है पल्स। अब पल्स बेसिकली क्या है, पल्स अगर मॉडर्न आप इसकी देखें तो मॉडर्न साइंस तो बस ये कहती है कि पल्स जो है ना ये हार्ट बीट्स का बताती है, लेकिन हम इसको अगर बाकी फ़िलासफ़ीज़ के लिहाज से देखें तो पल्स जो है ये आपको पूरी बॉडी की कंडीशंस का बताती है, में क्या पूरी बॉडी में क्या ट्रैवल करता है। और ब्लड जो है ना वो आर्टरीज़ में कह लें कि फ्रेशली जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो आर्टरीज़ में ही करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स में करता है।
तो हम आर्टरीज से ही पल्स चेक करते हैं, यानी ब्लड की कंडीशन चेक करते हैं। तो ब्लड की कंडीशन जब चेक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस टाइम पे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब पल्स की डेफिनेशन बात करें तो पल्स जो है ना, ये एक कह लें कि हम बॉडी में डिफरेंट आर्टरीज हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। करोटिड है, रेडियल है, फेमोरल है, तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम चेक करते हैं रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी से ही चेक करने को हम किसका नाम देते हैं? पल्स का। अब रेडियल आर्टरी आपके बिल्कुल जो है वो रेडियस के साथ साथ, रेडियस जो बोन है उसके साथ साथ फ्लो कर रही होती है। अब ये चेक करने का मकसद क्या है? क्योंकि ये एक ईज़िली असेसिबल है, ठीक है, यानी पेशेंट को कोई हेजिटेशन नहीं है, ये एरिया वैसे ही एक्सपोज होता है। लेकिन अगर आप बाकी एरियाज़ की चेक करें तो उसमें पेशेंट हेजिटेट भी करता है। लाइक अगर आप पेशेंट की गर्दन पे हाथ रख के पल्स चेक कर रहे हो, उसके कोहनी पे आप हाथ रख के फील कर रहे हो, आप उसके जो है वो टखनों पे हाथ रख के चेक करें, तो ये एक अजीब काम है ना। तो इसलिए सबसे इजी चेक करना रेडियल आर्टरी है, तो इसीलिए हम इसी को यूज़ करते हैं, रेडियल आर्टरी को। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स या आर्टरी, ठीक है। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ये कहता है कि जो पल्स हमें मिल रही है ना, ये बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से मिल रही है। और एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये बिल्कुल ठीक है और ये मॉडर्न साइंस के साथ भी मैच करता है, कि ये आर्टरीज़ की अपनी मूवमेंट होती है। हार्ट की मूवमेंट के नतीजे में पल्स नहीं मिलती, बल्कि आर्टरीज़ की अपनी मूवमेंट के नतीजे में जो पल्स हमें मिलती है उसे हम कहते हैं कि ये जो है ना वो पल्स है, ठीक है। तो अब पल्स में वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने देखने होते हैं, लेकिन मेजर हम 6 पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। और पल्स में हम बीट्स तकरीबन 32 बीट्स ऑब्ज़र्व करते हैं। और इसके अलावा पल्स चेक करने का मेथड ये है कि हम जो अपनी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ये सबसे पहले रखते हैं, एंड देन सेकंड, एंड देन थर्ड, एंड देन फोर्थ, एंड बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में फिंगर्स होती हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि हम उल्टी फिंगर रख लें कि चौथी फिंगर सबसे पहले रखी हो और फिर तीसरी और फिर दूसरी और फिर पहली, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस के साथ कि आपके पेशेंट के थंब के साथ जो पहली फिंगर है वो आपकी इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन फोर्थ, ठीक है। और हमेशा ऐसे होता है कि राइट हैंड की राइट हैंड से चेक करते हैं और लेफ़्ट हैंड की लेफ़्ट हैंड से चेक करते हैं। और इसमें जो है वो आगे फिर वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वेरियस टेक्निक्स हैं कि कुछ फ़िलासफ़ीज़ में सिर्फ आप एक फिंगर से चेक करते हैं, कुछ में 2 से, कुछ में 3 से, कुछ में 4 से। जो 4 उंगलियां हैं इनसे पल्स जो चेक करते हैं, ये मोस्टली जो है ना इधर पाकिस्तान में, इंडिया में यही तरीका है, ठीक है, 4 से या 3 उंगलियों से चेक करने वाला। एक उंगली से मोस्टली चाइनीज़ चेक करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स में आपको शो हो रहे होंगे ये अदला नब्ज़। अदला बेसिकली पैरामीटर को बोलते हैं और नब्ज़ हमें पता है पल्स को बोलते हैं। तो इसमें ये 10 हैं, लेकिन हमने कहा कि हम 6 जो है ना वो मेजर देखेंगे। एक मिकदारे इनबिसात। मिकदारे इनबिसात का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन फेज़, ठीक है। और फिर दूसरा कैफियत करा। करा कहते हैं बीट को, जो पल्स की बीट होती है ना उसे बोलते हैं करा। तो यानी बीट की नेचर कैसी है वो देखनी होती है हमने, कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर ज़माना हरकत यानी मूवमेंट फेज़। फिर ज़माना सुकून यानी ये वो है आपके पास रेस्ट फेज़। और फिर कवाम आला। कवाम आला से मुराद है आपने आर्टरी की जो स्ट्रक्चरल नेचर है उसको चेक करना होता है। फिर खला और इम्तिला। खला कहते हैं खाली जगह, ठीक है, यानी एम्प्टी। और इम्तिला कहते हैं फुल, यानी स्पेस, फुलनेस शो करती है। और फिर मुलम्मस। मुलम्मस कहते हैं बेसिकली टच को, कि आपने टच उसका टेक्सचर फील करना होता है। और बाकी 3 हम अभी नहीं देखते, ठीक है, यानी ये इतने को ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है या आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। अब मिकदार इनबिसात में आपने देखना होता है, जो हमने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है,
तो इसमें आपने देखना होता है पल्स लॉन्ग है, शॉर्ट है या मॉडरेट है। लॉन्ग पल्स से कैसे चेक करते हैं? लॉन्ग पल्स ऐसे होती है कि आप अगर 4 फिंगर्स से पल्स चेक कर रहे हैं और अगर चारों फिंगर्स पे फील हो रही है तो इट मीन्स दिस इज़ लॉन्ग पल्स। और अगर आपको सिर्फ पहली 2 फिंगर्स तक फील हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पल्स। ठीक है, कसीर शॉर्ट को बोलते हैं और तवील लॉन्ग को बोलते हैं, एंड देन मॉडरेट। तो जो लॉन्ग पल्स है ये एक्सेसिव हीट को शो करती है, एक्सेसिव जो है वो एनर्जी को शो करती है। ठीक है, और फिर अगर आप शॉर्ट पल्स की बात करें तो शॉर्ट पल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें बताती है, वीकनेस को शो करती है और दूसरा कोल्डनेस को शो करती है। फिर दूसरा अपने कॉन्ट्रैक्शन में चेक करना होता है कि पल्स जो है वो वाइड है या नैरो है। ये कैसे चेक करना है? जो आपकी उंगलियों के पूरे हैं जिससे आप चेक कर रहे हैं, यानी जो आपका 4 फिंगर पार्ट है, ठीक है, तो उस पर आपने देखना है कि आपको पूरे पार्ट पे सेंसेशन पल्स की आ रही है तो इट मीन्स दिस इज़ वाइड पल्स। और अगर आपको बहुत थोड़े से हिस्से पे फील हो रही है तो इट इज़ नैरो पल्स। वाइड पल्स शो करती है एक्सेसिव मॉइस्चर को, एक्सेसिव फ्लूइड्स को, और नैरो पल्स शो करती है ड्राइनेस को। ठीक है, और मॉडरेट इनके दरमियान। और फिर आपने तीसरा पैरामीटर इसमें चेक करना होता है कि पल्स जो है वो सुपरफिशियल है या डीप है। ये ऐसे चेक करते हैं कि आपने फिंगर्स पल्स पे रखी और फिंगर्स रखते ही आपको फील हो गई तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल, यानी आपको कोई ज़रा सा भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ा पल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल पल्स शो करती है एक्सेसिव हीट एंड एक्सेसिव स्ट्रेंथ, और ये मोस्टली क्रॉनिक सिचुएशंस में ही ये चलती है। और दूसरा ये कि आपको डीप पल्स ऐसे होता है कि उसमें आपको ना फिंगर्स अगर आप बगैर प्रेशर के रखें तो आपको पल्स फील ही नहीं होती, आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है और फिर थोड़ा डीप जाके नियर द बोन आपको पल्स फील होती है, तो इसको हम कहते हैं डीप पल्स। ठीक है, डीप पल्स शो करती है बिल्कुल ऑपोजिट सुपरफिशियल के, यानी कोल्डनेस को शो करती है और वीकनेस को शो करती है। और फिर दूसरा पैरामीटर जो है हमारे पास वो कैफियत करा, यानी बीट की नेचर कैसी है। तो इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। जो स्ट्रॉन्ग पल्स होती है उसमें ये होता है कि जब आप प्रेस करते हैं ना पल्स को तो ये आपको रेजिस्ट करती है, यानी ये आपके फिंगर्स को पुश करती है। आपने प्रेस किया, ये आपकी फिंगर्स को पुश करेगी, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पल्स। देन सेकंड जो आपके पास आती है वो आती है वीक पल्स, कि आप जब उसको प्रेस करते हैं ना वीक पल्स को तो फिर ये आपको रेजिस्टेंस नहीं देती बल्कि वो इसकी जो कह लें मूवमेंट है वही ख़त्म हो जाती है, इसकी जो आपको फील आ रही थी वो फील आना ही ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं वीक पल्स। और जो स्ट्रॉन्ग पल्स है ये शो करती है बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड्स को, एक्सेसिव हीट को, यानी एक्सेस को शो करती है। और जो वीक पल्स है ये डेफिशिएंसी को शो करती है। डेफिशिएंसी किस चीज़ की? हर चीज़ की। और ज़माना फिर आगे अब हरकत की बात करें यानी मूवमेंट फेज, तो उसमें हमारे पास फास्ट पल्स और स्लो पल्स। फास्ट पल्स वो पल्स होती है जो जिसमें बीट टू बीट डिफरेंस बहुत कम हो, यानी बीट बहुत तेज़ी से बीट टू बीट जो है ना वो आ रही हो। तो ये ऐसे होता है फास्ट पल्स के आप पेशेंट की जब पल्स ले रहे हैं तो आपके एक रेस्पिरेटरी साइकिल में यानी एक सांस लेने और निकालने के दौरान अगर पेशेंट की पल्स 4 दफ़ा बीट आपको मिल जाए तो ये नॉर्मल होती है। अगर 4 से ज़्यादा मरतबा हो तो इसको हम कहते हैं फास्ट पल्स, और अगर 4 से कम हो तो इसे हम कहते हैं स्लो पल्स। ये चाइनीज़ का क्राइटेरिया। बाकी इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक मॉडर्न मेडिसिन में अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट रेट्स मिलते हैं कि यंग के अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल 60 to 75 जो है ना वो नॉर्मल पल्स रेट है, 75 से ज़्यादा होगा पर मिनट तो ये इसको हम बोलेंगे फास्ट पल्स। तो ये एक गलत क्राइटेरिया है।
ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं हमें बताता, इसमें इनके अपने ही पैरामीटर, वो बहुत वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो आप इस तरह से चेक करते हैं कि आपके एक सांस लेने और निकालने में अगर पेशेंट की पल्स 4 दफ़ा से ज़्यादा बीट करे तो इसको बोलते हैं फास्ट पल्स, और फास्ट पल्स शो करती है एक्सेसिव हीट को, ठीक है, और जो स्लो पल्स है ये शो करती है एक्सेसिव कोल्डनेस को। फिर ज़माना सुकून आता है, ज़माना सुकून मतलब रेस्ट फेज़। तो इसमें जो है ना, यानी जो बीट टू बीट के दरमियान वाला जो कह लें कि साइकिल है, जब वो ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि ये मुतवातर, या कह लें कि इर कंटिन्यूस पल्स, ठीक है, कंटिन्यूस पल्स बोलते हैं। नहीं, अपोजिट कर दिया, इसको इरेगुलर पल्स बोलते हैं, ठीक है, मुतफावत। और अगर जो बीट टू बीट दरमियान में जो साइकिल है, ठीक है, यानी बीट टू बीट जो डिफरेंस है वो कम हो तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस पल्स, और अगर ज़्यादा हो तो उसे हम बोलते हैं इरेगुलर पल्स। जो कंटिन्यूस पल्स है ये शो करती है बॉडी के अंदर जो है वो किसी क्रोनिक स्टेट का, या फिर इसके अलावा ये शो करती है अबंडेंस ऑफ हीट को। और दूसरा जो इरेगुलर है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर कवाम आला, इसमें आपको टर्म मतलब सामने नज़र आ रही होंगी, लेजन और सलब। ये मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड। ये ऐसे ही चेक करना है जैसे बीट की स्ट्रेंथ हमने चेक की थी ना, उसको स्ट्रॉन्ग या वीक जैसे हमने चेक किया था, ये भी ऐसे ही चेक करते हैं। लाइक आर्टरी को आप एक पाइप कंसीडर करें, वाटर पाइप। तो जब आप एक वाटर पाइप को प्रेस करते हैं तो आपको फील हो जाता है, अगर वो सॉफ्ट हो तब भी, यानी रबर पाइप बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर आप प्लास्टिक पाइप है तो वो हार्ड होता है। सेम लाइक आर्टरी की नेचर होती है कि आप जब उसको प्रेस करते हैं ना तो आपको फील हो जाता है कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। तो सॉफ्ट पल्स शो करती है सॉफ्टनेस को, यानी मॉइस्चर को शो करती है। सारी बातें चीज़ें मॉइस्चर में ही सॉफ्ट होती हैं ना, और ड्राई जो है वो ड्राइनेस को शो करती है। फिर खला और इम्तिला। खला मैंने बोला था आपको क्या होता है, खाली यानी एम्प्टीनेस, और इम्तिला मतलब फुलनेस। तो ये ऐसे ही जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है कि वाटर पाइप कंसीडर करें आर्टरी को, तो आर्टरी के अंदर हमें पता है ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब आप उसको फील करते हैं, प्रेस करते हैं, तो अगर तो आपको वो फुल फील हो, यानी आपको फील हो कि अंदर वाकई में कोई चीज़ मूव कर रही है, भरी भरी आपको पल्स फील हो, तो इसको हम बोलते हैं फुल पल्स। और इसका ऑपोजिट है एम्प्टी पल्स। फुल पल्स शो करती है अबंडेंस ऑफ जो है वो ह्यूमर्स को, या अबंडेंस ऑफ ब्लड को, ठीक है, और अबंडेंस ऑफ कह लें एक्सेस को शो करती है। और जो एम्प्टी पल्स है ये डेफिशिएंसी को शो करती है। और फिर अगर आप मुलम्मस की बात करें, मुलम्मस से मुराद यानी टच, के आपने पेशेंट की पल्स जो चेक कर रहे हैं आर्टरी से, तो उस आर्टरी पे जब आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपना हाथ रखेंगे तो उस आर्टरी का टेम्परेचर आपको फील होगा। उस आर्टरी अगर वो कोल्ड होगी तो आपके फिंगर्स पे भी थोड़ी कोल्डनेस अफेक्ट आएगा। लाइक फिंगर्स जो है ना, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है। आप किसी भी चीज़ गर्म को चेक करने के लिए अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं ना, कि आप हाथ लगा के देखते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। और अगर गर्म हो फ़ौरन आप हाथ पीछे से कर लेते हैं, ठंडा हो तो फिर भी, जैसे बर्फ़ है तो उसकी भी सबसे ज़्यादा फील हाथों पे ही होती है ना। तो ऐसी आर्टरी की भी आपको एक ख़ास टेम्परेचर फील हो जाता है आपकी फिंगर्स पे। तो अगर तो हॉट हो तो ज़ाहिर बात है हॉटनेस को शो करता है, कोल्ड हो तो कोल्डनेस को शो करता है। तो ये पल्स के मेजर पैरामीटर्स हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी होते हैं कि आपने ये पैरामीटर्स लेने होते हैं और उनको नोट डाउन कर लेना होता है, ठीक है। नोट डाउन करके फिर आप एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। वो हम इंशाल्लाह देन नेक्स्ट जो हमारा सेशन है ना, उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। और थर्ड में हम फाइनल डायग्नोसिस करना सीखेंगे। उसमें हम साइन एंड सिम्टम और ये पल्स और टंग तीनों को कंक्लूड करके नतीजे पे कैसे पहुंचना है वो हम लास्ट फाइनल पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब वो आप करें।
जी जी, क्वेश्चन पूछें। माइक ऑन करके पूछ लें या मैसेज कर दें? ठीक है, मैं करता हूँ रिपीट। फास्ट पल्स और स्लो पल्स ऐसे चेक करते हैं कि जो बीट टू बीट डिफरेंस होता है ना, इसमें हमने ये देखना होता है। ठीक है, यानी अगर बीट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हो, बहुत तेज़ी से बीट 1 to 1 शिफ्ट हो रही हो, तो इसको हम बोलते हैं फास्ट। और अगर बहुत स्लो हो तो उसको हम बोलते हैं स्लो पल्स। अब इसमें एक मैंने स्पेसिफिक आपको बताया है कि अगर आपने फिंगर्स रखी हैं, पल्स आप फील कर रहे हैं, और आपके एक रेस्पिरेटरी साइकिल में, यानी एक इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान में अगर 4 दफ़ा आपको बीट मिल जाए तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। और अगर 4 से ज़्यादा हो तो इसको फास्ट, और 4 से कम हो तो इसको शॉर्ट पल्स बोलते हैं। ओह सॉरी, स्लो पल्स। जी, और कोई क्वेश्चन? हमारा बस टाइम एंड होने लगा, 1-2 मिनट में ये एंड हो जानी है मीटिंग खुद ही। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से। वो मैंने आपको बताया क्योंकि ये इजीली असेसिबल है, और इसके अलावा कोई रीज़न ख़ास नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने रीज़न्स बताए भी हैं कि इसका डिस्टेंस कम है हार्ट से इसलिए, या ये परपेंडिकुलर मूव कर रही है इसलिए, लेकिन वो कोई ख़ास इतनी वो लॉजिकल बात नहीं है। मेन बात यही है कि ये इजीली असेसिबल है, यानी पेशेंट इजीली, हमारे लिए भी इजी है और पेशेंट के लिए भी इजी है। एक्सपोजर इजी है ना। अगर आप नेक की चेक करेंगे तो सारी बात है, पेशेंट थोड़ा हेजिटेट करेगा।